प्रिय सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग जान लेते हैं। शिक्षा है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ये चीज़ बताई है और अब से तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आज मैं ये चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए आज ही रिपीट किया जा रहा है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, बैठ जाइए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा क्या है। तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन बना है ई प्लस ड्यूको से, ये इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग है यानी कि शाब्दिक अर्थ है इसका। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर का। तो शिक्षा वो साधन है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर निकाले, उसको हम कहते हैं एजुकेशन। और साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में देखिए इसका पहले विकास हुआ, लोगों ने कहा, यानी कि हम अगर बहुत पहले की बात करेंगे तो पहले साइको को कहा जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, बहुत समय तक मान्यता रही कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन ये धारणा बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। उसका ये रीजन था कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता है। हम सिर्फ बात करते हैं कि हाँ आत्मा होती, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। इस बात का तो कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है कि हाँ कहीं आत्मा नाम की कोई भी एक वस्तु है, या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का क्या अस्तित्व है, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर जब ये धारणा खत्म हुई तो फिर एक बात और आई सामने कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यही चीज इसके साथ भी थी, मन को भी देखा नहीं जा सकता है। हम अगर किसी से कहा जाए कि मन की कोई परिभाषा दीजिए तो शायद कोई इंसान मन की परिभाषा ऐसी नहीं दे पाएगा जिससे सभी लोग सहमत हों। फिर समय बीतता गया, फिर कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो जो बात आत्मा के विज्ञान के साथ, मन के विज्ञान के साथ थी, वही चीज इसमें भी आई कि चेतना को भी नहीं देखा जा सकता है। हम चेतना की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो आधुनिक विचारधारा है मनोविज्ञान के विषय में, वो क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है भाई, देखिए अगर हमें किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन करना है तो हम उसके व्यवहार को देखकर ही करेंगे। कोई व्यक्ति अगर खुश है तो उसको देख के ही तो बताया जा सकता है कि वो खुश है, ऐसे तो बताया नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति दुखी है, मतलब उसकी जो भी मनोदशा है उसका आकलन हम उसके व्यवहार को देख के करते हैं। कहा नहीं जाता है कि उसको देख के ऐसा लगा कि वो दुखी है, क्या उसे देख के ये अनुभव हुआ कि वो खुश है। तो मनोविज्ञान आधुनिक समय में इसको कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। अब ये देखते हैं कि अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि शिक्षा में मनोविज्ञान है। जो बच्चे आगे चलकर बीएड करेंगे उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। देखिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारा एक इंटरेक्शन है, क्योंकि शिक्षा देखिए एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है।
मतलब मैं कुछ क्रिया करूंगी तो आप प्रतिक्रिया करेंगे, क्या आप कोई क्रिया करेंगे तो मैं प्रतिक्रिया करूंगी, तो ये इंटरेक्शन चलेगा। इसीलिए शिक्षा को क्या कहा जाता है कि ये बाइपोलर सिस्टम है, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होते हैं और दूसरी तरफ छात्र होते हैं। हालांकि जॉन ड्यूवी ने कहा कि नहीं, शिक्षा बाइपोलर सिस्टम नहीं है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और इसमें इन्होंने तीसरा पार्ट जोड़ा, करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। जॉन ड्यूवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में एजुकेशन पढ़ चुके हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी पहले से। अब आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो अब आपके लिए ये है कि इसमें क्या है कि शिक्षा जो है एक, पहले एडम्स ने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी ने कहा नहीं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और मैं इस चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि बच्चे के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में करना, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में करना, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। उदाहरण के लिए जब टाइम टेबल बनता है तो इसमें देखिए साइकोलॉजी का यूज किया जा रहा है। क्यों? देखिए आप लोगों ने, जो लोगों ने मैथ्स पढ़ी है या जो साइंस के बच्चे हैं या इंग्लिश में देखिए कॉमन होती है, सबको पढ़नी पड़ती है, आप लोगों ने ध्यान दिया इस चीज पे कि इंग्लिश और मैथ्स के पीरियड शुरुआत में क्यों लगाए जाते हैं? सबके साथ यही हुआ होगा, just because of working of mind. करेक्ट। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि लंच के बाद ड्राइंग का पीरियड क्यों होता है? Because physical work is as as a mental work is depend on our physical mainly. होता ये है कि शुरू जब बच्चा सुबह आता है स्कूल तो जितने साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है और खासकर इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ देखिए आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं इसको, आप इस चीज को सीखिए कि आपके सब्जेक्ट का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा सुबह आता है तो वो क्या होता है, फ्रेश होता है, घर से वो रात में नींद पूरी करके आया है अपनी, मॉर्निंग असेंबली की उसने, क्लासरूम में आया, हिंदी है, सोशल साइंस है, ड्राइंग है, ये सारे सब्जेक्ट बाद में पढ़ाए जाते हैं। कभी इस चीज पे गौर किया कि ऐसा क्यों है, हर स्कूल में ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे जो आगे चलकर जो बीएड करेंगे वो तो एजुकेशन पढ़ेंगे ही, उनको 2 साल एजुकेशन ही पढ़ना है, तो आप उस एजुकेशन का यूज कैसे करेंगे अपनी? आपने 2 साल एजुकेशन पढ़ा, ग्रेजुएशन में एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका यूज तो पता होना चाहिए कि बस पढ़ लिया है हमने, हम पास हो गए। ये एजुकेशन का यूज है आगे चलकर, कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्लास 45 मिनट्स की ही क्यों होती है? क्योंकि उसके आगे दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये सब बेटा रीजंस है। ये यहाँ पे देखिए साइको यूज हो रही है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं देखिए, लेकिन साइको यूज हो रही कि नहीं हो रही है? छोटे जो बच्चे होते हैं उनको प्ले वे मेथड से क्यों सिखाया जाता है? They learn more because they are creative. उनमें क्रिएटिविटी होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। जितने क्वेश्चन छोटे बच्चे करते हैं क्या उतने बड़े करते हैं? नहीं करते हैं। उनको प्ले वे मेथड से इसीलिए सिखाया जाता है। अब एक चीज और देखिए, शिक्षा शैक्षिक वातावरण में बालक के मन का अध्ययन करना, या मन का अध्ययन नहीं कहेंगे, सॉरी, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसका ये जितने भी मैं चीजें बता रही हूँ आपको, ये सारे इसके मेरिट्स हैं।
कह सकते हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आप लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई पीजी करता है या बीएड करता है तो उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन को सिर्फ आप एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, इसका इसी एक्चुअल में देखा जाए तो इसी का यूज हो रहा है आगे। आप बीएड करते हैं, टेट करते हैं, आधी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके। अब बहुत सारे लोग बाल मनोविज्ञान नहीं समझ पाते हैं। तो अब देखिए छोटे बच्चे हैं, क्या उनको, जैसे मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, क्या उनको पढ़ाया जा सकता है? उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चा आएगा, बैठा रहेगा वो, अब उसको छोटा बड़ा सिखा बता दिया गया, मैं बोलते कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी अवस्था के अनुरूप नहीं है। बालक को उसकी अवस्था के अनुसार सिखाना ही कौन सिखाता है टीचर को? शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए हर एज जी जी हर एज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप लोगों की बुक्स में क्या कार्टून बना होगा या फ्लावर बने होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत रंग बिरंगी बुक होगी आपकी। अब ऐसी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, अब नीड नहीं है बेटा, क्योंकि वो अवस्था नहीं है बाप की, ये तो जरूरत अवस्था की है। कितनी अब देखिए, शैशवावस्था आई, बाल्यावस्था आई, किशोरावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई। तो स्टेज के अकॉर्डिंग ये हमको सिखा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए पहले क्या होता था कि जब शिक्षा मनोविज्ञान का कोई टर्म नहीं था एजुकेशन में, तो बच्चे को क्या समझा जाता था? बच्चे को बच्चा नहीं समझा जाता था, उसको अडल्ट समझा जाता था कि हाँ वो बड़ा है। उसको बच्चे की तरह नहीं मान के, बच्चे की तरह मान के नहीं सिखाया जाता था, उसको माना जाता था कि वो अडल्ट है। इसलिए कहा जाता था कि वो एक कोरी स्लेट है जिसपे टीचर सूचनाएं अंकित करते हैं। और इस बात का विरोध किया किसने? रूसो ने अपने प्रकृतिवाद में, और प्रकृतिवाद की ही देन है शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, रटने से मतलब नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान ये है, शिक्षा मनोविज्ञान ये है, शिक्षा मनोविज्ञान ये है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आप अपने ऊपर लागू करके देखिए उस चीज को कि आपकी क्लास 45 मिनट्स की क्यों है। बीएड में एक चैप्टर है थकान का, जो बच्चे आगे चल के पीजी वगैरह करेंगे या शायद हो सकता है आपके सिलेबस में हो ये चैप्टर, मुझे देखना पड़ेगा ये चीज़ कि उसमें चैप्टर है थकान का। उसमें देखा जाता है कि अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना किस दिशा में हो रहा है। कभी बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है, कभी बच्चे की सीखने की गति धीमी हो जाती है, फिर उसको ब्रेक दिया जाता है तो उसकी सीखने की गति क्या होती है? फिर से बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब मैच स्टार्ट होता है, क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, शुरुआत में जब फर्स्ट ओवर पड़ता है तो क्या स्पीड रहती है बॉलर की, क्या स्पीड रहती है बैट्समैन की? सो हाई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 20 ओवर कंप्लीट होते हैं, 25 ओवर के आसपास क्या होता है? वो मजा नहीं आता। फिर क्या होता है? उनको क्या किया जाता है? एक ड्रिंक ब्रेक दिया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पे भी साइको यूज हो रही है। मतलब सिर्फ फिजिकल से नहीं है, वो मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप फिजिकली कितना भी प्रिपेयर हो, बहुत सही बात है, वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात है। तो ये है बेटा शिक्षा मनोविज्ञान। सिर्फ आप किताब मत पढ़िए, आप उस चीज को अपनी क्लासरूम में देखिए कि क्या, देखिए हमारे कॉलेज में, क्या हमारे स्कूल में एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे यूज हो रही है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, कि लंच का टाइम यही क्यों रखा जाता है? क्योंकि बेटा एक समय के बाद आफ्टर 45 मिनट्स देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 45 मिनट बाद आप जब पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा। आपको कोई भी चीज
याद करने हैं आप सिर्फ 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद आप 10-15 मिनट शाम कर जाइए। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे आपको कभी वो याद ही नहीं हो सकता, क्योंकि आफ्टर 45 मिनट्स बोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड जो है वो थक जाता है। इसीलिए मैंने बताया बीएड में एक चैप्टर है थकान का, अधिगम के पठार। हालांकि ये सारी चीजें आप लोग के सिलेबस में नहीं है, जब आप लोग पीजी लेवल में जाएंगे या बीएड करेंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर यूजी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाएंगे बीए थर्ड ईयर के बाद। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मार्कशीट ले ली अवध यूनिवर्सिटी से कि एजुकेशन में हमने ग्रेजुएशन किया। एजुकेशन का यूज बहुत है और बहुत आगे तक है, हायर एजुकेशन तक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, ये चीजें आप सीखिए। सिर्फ परिभाषा रखने से बहुत सारे बच्चे परिभाषा भी नहीं ठीक से लिखते हैं। अगर वो उनकी परिभाषा किताब में ढूंढी जाए तो शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन प्लीज सही लिखिए, क्योंकि आपकी कॉपी चेक करने वाले ने बहुत पढ़ाई की है, उसको पता है आप क्या लिख रहे हैं। इसीलिए डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे किसी भी राइटर की तो बहुत अच्छे से लर्न करके लिखेंगे और किसी भी चीज को रटने का प्रयास नहीं करिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, और जब तक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव शिक्षा में नहीं हुआ था, उससे पहले बालक के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट के समान समझा जाता था। उसको बालक न मानकर क्या मानते थे हम? एडल्ट मानते थे कि हाँ वो एक प्रौढ़ावस्था का बच्चा है, बच्चा उसको नहीं समझा जाता था। इसका विरोध किया गया प्रकृतिवाद में, नेचुरलिज्म में, रूसो के द्वारा, और ये उन्हीं की देन है। जैसे कि मॉन्टेसरी मेथड लिखा होता है, मॉन्टेसरी स्कूल, ये बेटा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। केजी का फुल फॉर्म क्या है? किंडरगार्टन, यानी कि ये है प्लेवे मेथड इन एजुकेशन फॉर चाइल्ड। मॉन्टेसरी बेटा मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी, उन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का मतलब प्रादुर्भाव किया था। तो क्या था उसमें? उसमें बच्चे को मतलब उनका एक अलग मेथड था बच्चे को पढ़ाने का। इसलिए देखिए आज भी कई स्कूलों में होता है लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल, मतलब वो ये चीज बता रहे हैं कि उनके यहाँ मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो बताया उसको फॉलो किया जा रहा है। और क्या बताया मॉन्टेसरी ने? बेटा उसमें देखिए प्ले वे मेथड तो था ही छोटे बच्चों के लिए, साथ में उसमें उन्होंने क्रिएटिविटी पे बहुत बल दिया। ये है बेटा, देखिए ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल आगे इसको स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू। सॉरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी लगभग सभी लोग समझ गए होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ सारे बच्चों को, और ऑफलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं। प्लीज़ आप लोग स्कूल आना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे आ रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को बताएं कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टीचर के लिए क्या महत्व है। अगर किसी टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी क्लास में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जिसकी ज़रूरत है। मीन्स देखिए बीएड क्यों किया जाता है? बहुत सारे बच्चे बेटा देखो ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने बीए में एजुकेशन पढ़ा हो, वो भी तो बीएड करते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी और बीकॉम करके आते हैं, वो भी बीएड करते हैं आगे आके। तो उनको एजुकेशन के बारे में बताना ही बीएड करने का उद्देश्य होता है। इसलिए आप लोग है एजुकेशन पढ़ ही रहे हैं, तो
आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, लेकिन यहाँ पे बात होगी कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर के लिए क्या महत्व है। तो अगर ये महत्व ना हो तो जो बच्चा बीएससी करके आया है या जो बच्चा बीकॉम करके आया है या जिसने ग्रेजुएशन में एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया बीए में, तो क्यों उसको कराया जाए, बीएड में क्यों उसको एजुकेशन पढ़ाई जाए। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का तो पूरा एक पेपर होता है, टेट बच्चे पास करते हैं, उसमें भी देखिए ये पार्ट होता है। तो टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसको पता चलेगा कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने भी बताया था कि चाइल्डहुड एज में कुछ और ज़रूरत होती है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको कुछ और ज़रूरत होती है, एडल्ट होता है उसकी ज़रूरत और होती है। तो बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान किससे होता है शिशु? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। अगर बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है उसको, तो वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण नहीं कर पाएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में बहुत सारी चीजों को लिए हुए हैं। इसमें आप सिर्फ ये मत समझिए कि हमको एक डेफिनेशन याद कर ली हमारा काम खत्म हो गया, क्या हमने कुछ लाइन्स याद कर ली हमारा काम खत्म हो गया। इसको आप छोटी छोटी बातों में देखिए, आप एग्जाम्पल्स में देखिए। ये एक अप्लाइड अप्रोच है। मतलब इसमें मनोविज्ञान को यूज किया गया है, अप्लाई किया गया है। इसमें किया गया है शिक्षा में। ये है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस करी होंगी रेगुलर, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं ये चीज़ देखिए पहले अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं ये चीज़ पहले आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन देखिए कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए तो मैंने पूछा भी। अभी एक बच्चे से तो उसने कहा नहीं मैडम मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, तो मुझे तो फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए अब मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे नहीं आ रहे हो प्लीज़ अब आने लगे। अब सारे बच्चों से मैं ये चीज़ कह रही हूँ। तो शिक्षा मनोविज्ञान आप लोग अगर देखिए किताब में पढ़ेंगे तो आपको एक साधारण सी बात इसमें देखने को मिलेगी कि ये मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। इसी को मैंने बताया कि ये अप्लाइड अप्रोच है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान बार बार वही चीज़ है, देखिए वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और शिक्षा क्या है? बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है जो उसका परिमार्जन करती है, मतलब उसकी कमियों को दूर करती है और उसका विकास करती है। ये शिक्षा है। अब शिक्षा और मनोविज्ञान को मर्ज कर देते हैं आपस में। बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में करना ही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। तो आई होप सारे बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जिनको कोई भी समस्या है वो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों एक साथ चल रही हैं। जो लोग बाद में इसको यूट्यूब पे देखेंगे उनसे भी मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि कमेंट के थ्रू मुझे वो बच्चे बताएंगे जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। बिकॉज अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं तो आगे बढ़ती चली जाऊँगी क्योंकि मुझे आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो जिसको कोई भी समस्या होगी वो मुझे बता देगा। और अगर कल बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मैं कल इसको लिखवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं इसको लिखवा दूंगी। थैंक यू सो मच।